दोस्तों, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है वनडे का, उसके लिए मैं महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ आपके पास। क्योंकि जीके और जीएस का कोई लेवल नहीं होता एग्ज़ाम के लिए। सारे एग्ज़ाम का एक ही लेवल होता है, जीके और जीएस का। तो सबके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने हेडिंग में हर एग्ज़ाम को लिखा हूँ, एक को भी नहीं छोड़ा, क्योंकि हर एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे ना, तो आप खुद कहेंगे कि क्वेश्चन बहुत बढ़िया था, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 के साथ वीडियो को बेहतरीन ढंग से शुरू करते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 1, लद्दाख और तिब्बती समुदायों में मनाए जाने वाला लासोर त्योहार का प्रतीक है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नए वर्षों के त्योहार जो हैं लद्दाख और तिब्बती समुदाय में मनाए जाने वाला लासोर जो त्योहार है, वो नए साल की खुशी में मनाते हैं ये लोग। लद्दाख और तिब्बती लोग लासोर त्योहार को नए साल की शुरुआत के खुशी में मनाती हैं। ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नृत्य के लिए दिए जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार हो जाएगा। क्योंकि भारत में नृत्य के लिए सबसे ऊंचा जो पुरस्कार होता है, सर्वोच्च पुरस्कार, वो होता है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। नृत्य की दृष्टि में, नृत्य डांस की दृष्टि में जो सबसे महत्वपूर्ण पुरस्कार होता है वो होता है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो आप इसे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 3 में आ चुके हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान डैश के प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, शहनाई हो जाएगा। कोई ऐसा एग्ज़ाम आज तक नहीं बना जो इस क्वेश्चन को नहीं उठाया है। तो ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाते हैं, ये हर एग्ज़ाम में एक बार पूछ लिया गया है। तो आप इसे याद रखिएगा, और ये बार बार पूछा जाता है। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई बजाती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे कम है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान हो जाएगा। राजस्थान में महिला की साक्षरता दर सबसे कम है 2011 की जनगणना के अनुसार। और सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर, तो इसका सही उत्तर केरल होगा। और जब पूछेगा कम, तो उसका उत्तर राजस्थान होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 5 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हरित क्रांति को डैश भी कहा जाता है? तो हरित क्रांति को कृषि क्रांति भी कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। क्योंकि हरित क्रांति में कृषि पर ध्यान गया था। हरित क्रांति जो लाया गया था ना, वो कृषि के क्षेत्र में ध्यान दिया गया था। कृषि के क्षेत्र में बहुत ही बढ़ोतरी हुई थी इस हरित क्रांति के कारण। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, कृषि क्रांति हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, सरोजिनी नायडू ने वर्ष डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, 1925 में सरोजिनी नायडू ने राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था। यानी सरोजिनी नायडू 1925 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आर्टिकल से जुड़ा हुआ है।
और ऐसा कोई आज तक एग्जाम बना नहीं जिसमें आर्टिकल से क्वेश्चन उठाने ही, यानी आर्टिकल वाला सब्जेक्ट तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट समझकर ही देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेखित किया गया है कि किसी अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरोधी साक्षी होने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। तो इसका जो लिखा गया है वो लिखा गया है आर्टिकल 20 में इसके बारे में, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 आर्टिकल 20 हो जाएगा। आर्टिकल वाला सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आगे बढ़ते हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 नृत्य से है, और नृत्य से क्वेश्चन ना पूछे ऐसा हो नहीं सकता। और ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने यहाँ उठाया है। क्वेश्चन नंबर 8 लवनी नृत्य शैली का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। तो इसका संबंध महाराष्ट्र से है, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र हो जाएगा। लावनी नृत्य जो हर एग्जाम में कभी 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 पूछ लिया जाता है, बहुत बार पूछा है, बहुत बार पूछेगा भी, इसलिए आप इसे ध्यान दीजिएगा क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको 1 नंबर देगा और आप खुशी खुशी उसे लेंगे, फिर हमें कहेंगे आकर कमेंट में कि भैया आपने बताया था तो मेरा 1 नंबर पक्का हो गया। इसी तरह का इन्फॉर्मेशन वीडियो डालता रहूँगा, आपका चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 9 में आ चुके हैं जो साइंस का एक क्वेश्चन है, वो भी फिजिक्स का, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में साइंस से तो एग्जाम उठाता ही है, और ये सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो उठाया गया है और उठाया जाएगा। ये वाला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 सापेक्षता के सिद्धांत के साथ डैश ने भौतिकी के परिदृश्य को बदल दिया। इस सिद्धांत ने क्वांटम यांत्रिकी के सिद्धांत को डिजाइन करने में प्रमुख योगदान दिया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 अल्बर्ट आइंस्टाइन। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने E=mc² का फॉर्मूला दिया था, जिससे बहुत ही फिजिक्स का एक दुनिया ही जैसा बदल गया, ऐसा बहुत कुछ हुआ। अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने बहुत कुछ किया उस फॉर्मूला से, एक अलग ही दुनिया में सब जिया उसका डिस्कवर होने के बाद, यानी अल्बर्ट आइंस्टाइन इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर 4 अल्बर्ट आइंस्टाइन हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक फैक्चुअल भी क्वेश्चन है, तो आपको इस सारे चीज़ों का बारे में पता होना चाहिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 किस खेल में प्रतिभागियों को फ्यूज लिस्ट कहा जाता है। तो फ्यूज लिस्ट मुक्केबाजी खेल में उस खिलाड़ियों को कहा जाता है। तो आप इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, जब खेल देखते हैं तो आप इस चीज़ों को अल्प गौर से ध्यान दीजिएगा क्योंकि ये सारे ही एग्जाम में छप जाता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 11 में आ जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हर्षवर्धन का राजवंश कितने विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 2। हर्षवर्धन का जो राजवंश था ना, वो 2 विशिष्ट प्रकार के प्रदेशों में विभाजित था। कौन कौन सा, आप इसे चाहे तो कमेंट करके बता सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आगे बढ़ते हैं। 12 हम क्वेश्चन नंबर 12 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में 2 कथन दिया हुआ है, उसके बारे में सही और गलत का पहचान, यानी गलत का पहचान करने को कह रहा है। पहले हम कथन को पढ़ते हैं। कथन क्वेश्चन नंबर 12 भारत में किसानों पर हरित क्रांति के प्रभाव के बारे में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। कथन नंबर 1 हरित क्रांति की शुरुआत से किसानों की अपनी आय का स्तर बढ़ने में मदद मिली। हाँ, जरूर मिली। हरित क्रांति का काम ही था किसानों को आय का सुधार करना, यही सारे काम था। कथन नंबर 2 कृषि उत्पादकता में सुधार हेतु किसान द्वारा अपनी अधिशेष आय का पुनर्निवेश किया गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ, क्योंकि ऐसा कंडीशन हुआ। और पूछ रहा है कि गलत कथन, तो ये दोनों कथन सही है, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर
टू हो जाएगा, ना तो ए और ना ही बी, यानी दोनों कथन सही है और आप गलत कथन पूछ रहे हैं, पर गलत कथन एक भी नहीं दिया हुआ है, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, ना तो ए और ना तो बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 13 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के वित्त आयोग से संबंधित है। आपको मैंने कहा कि आर्टिकल से क्वेश्चन पूछता है और पूछेगा, इसलिए आप इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। और जो मैं क्वेश्चन उठाया हूँ वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाने वाला सवाल है, इसलिए आप इसे तो ज़रूर ध्यान दीजिए, चाहे आप आर्टिकल पढ़ा हो या ना हो। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 280। इसका सही उत्तर अनुच्छेद 280 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, अनुच्छेद 280। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 को देखेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14, दिलीप ट्रॉफी का संबंध डैश से है। तो खेल से हर साल एग्जाम में सवाल पूछता है, इस साल भी पूछेंगे, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम दे रहे हो, इसलिए आप थोड़ा सा खेल को भी देख के जाएंगे। और जो मैं क्वेश्चन उठाया हूँ वो तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ही। तो क्वेश्चन नंबर 14, दिलीप ट्रॉफी का संबंध डैश से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्रिकेट से है। इसलिए आप थोड़ा सा ट्रॉफी को देख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में ये सारे सवाल पूछ लेते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की ओर आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 15 में आ चुके हैं। खेल से सवाल पूछे और खिलाड़ी से ना पूछे, ये कभी हो सकता है, इसलिए खिलाड़ी से भी सवाल पूछेगा, तो इसलिए मैंने उस सवाल को भी उठाया। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय खिलाड़ी अनाका अलाकामोनी कौन सा खेल खेलता है। अगर आप जानते हैं तो कमेंट कीजिए, नहीं तो मैं तो आंसर इसका बताऊंगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, स्क्वैश हो जाएगा। खेल और खिलाड़ी को भी आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सारे सवाल पूछता है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 16 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 16 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 16, टेलीफोन सेवाएं, स्टॉक ब्रोकारों, स्वास्थ्य क्लब, ब्यूटी पार्लरों, ड्राइंग क्लीनिंग सेवाओं आदि जैसा सेवाओं पर लगने वाला एक कर सेवा कर में पेश किया गया था। ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हर एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और हर बच्चे इस सारे सवाल में फंस जाते हैं। पर अब आप नहीं फंसेंगे, क्योंकि हम आपके साथ हैं। आपको एक नंबर दिलाने का वादा लेकर बैठा हुआ है, तो नंबर तो दिला के ही जाएंगे। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, 1924, 1925 हो जाएगा। इस साल को आप याद रखिएगा, इसी साल हुआ था इस सेवा कर में पेश। ठीक है ना, तो इस साल को आप याद रखिए। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार बच्चे फंस जाते हैं इस सारे सवाल में, क्योंकि ये सारे सवाल देखने को नहीं मिलता, पर पूछता है, इसलिए मैंने भी उठाया है, क्योंकि पूछने दे। हम तो एक नंबर आपको देने के वादा किया है, तो देंगे, चाहे वो किसी भी तरह का सवाल पूछ ले, पूछने दो। अब हम क्वेश्चन नंबर 17 की ओर आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 17 को देखेंगे। इसमें वाद्य यंत्र और वादक के बारे में पूछा गया है। पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। दो तीन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट नाम है, तो आप इसे याद रखिएगा। जैसे पंडित रविशंकर जी, ये क्या बजाते हैं, तो ये सितार बजाते हैं, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, सितार हो जाएगा। पंडित रविशंकर जी सितार वादक हैं। ऐसे कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, जिससे आप याद रखिएगा, क्योंकि पूछता है। ऐसा नहीं कि पूछता है, पूछता ही है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 को देखेंगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 18, 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, जापान हो जाएगा। 2026 एशियाई खेलों की मेजबानी निम्नलिखित में से कौन सा देश करेगा, तो जापान करेगा। जापान। इससे पहले कौन सा देश किया था, अगर आपको पता है तो कमेंट कीजिए, क्योंकि ऐसे सवाल आपको पता होना चाहिए, क्योंकि पूछ लेता है, इसलिए मैंने भी आपको पूछा। आप ढूंढिए, जब आपको मेरा कमेंट में दीजिए, मैं देखूंगा।
हम क्वेश्चन नंबर 19 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए आप क्वेश्चन को फिर आप ही कहेंगे ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं। किस भारतीय नृत्य कलाकार ने छऊ नृत्य के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता जीता जीता? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत ही कम देखने को मिलता है, और जब मिलता है तो आपको एक नंबर देने का वादा करता है। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, तपन कुमार पटनायक। इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन 20 को देखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 20 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा मौर्यकालीन शिलालेख वर्तमान भारत में स्थित नहीं है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 कांधार हो जाएगा। और उसके बाद जितना भी है वे सारे भारत में स्थित हैं। और इसके अलावा जो कांधार है वो भारत में स्थित नहीं है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 कांधार हो जाएगा। ऐसी चीज़ों को आप याद रखिए, क्योंकि इतिहास का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आगे बढ़ते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 21 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 21, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है? तो उत्तर और पश्चिम में, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान और अफगानिस्तान हो जाएगा, क्योंकि म्यांमार और नेपाल ये भी उत्तर पूर्व में लगता है। बांग्लादेश और म्यांमार ये पूर्व में है। चीन, भूटान और नेपाल ये भी उत्तर और पूर्व होगा, ठीक है। और उत्तर और पश्चिम जब पूछेगा तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान होगा, यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा, ठीक है ना। एक नंबर पक्का आपको मिल गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, हरित क्रांति की शुरुआत 1965 में हुई और डैश पंचवर्षीय योजना 1961-1966 के बीच थी। पंचवर्षीय योजना से सवाल ना पूछे ऐसा तो हो नहीं सकता। ये तो होगा, पूछेगा सवाल, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और छोटा सा टॉपिक है। आप इस सारे टॉपिक को देख लीजिएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के बीच चली थी। पहला द्वितीय कब कब चली थी आप बता दीजिए कमेंट में, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 23 की ओर आगे बढ़ते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है 23। हम क्वेश्चन नंबर 23 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मंडारी नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 झारखंड हो जाएगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि झारखंड से कम ही सवाल पूछता है। जब पूछता है तो आपको एक नंबर देने का वादा करता है। और कौन दिलाने का वादा करते हैं? मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ये सारे सवाल मैं ही लेके आऊँगा, और सवाल जब तैयारी करेगा ना रेलवे और एसएससी, तो ये सारे सवाल उठाएगा। अब देखिएगा, उसके बाद कमेंट करके जाइएगा कि मैंने सही बोला या गलत, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। ऐसा नहीं कि मैं दावा ठोक के बोल रहा हूँ कि यही आएगा, नहीं, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आया हुआ है बहुत बार आने का चांस भी है, इसलिए मैंने बोला, इसलिए मैंने थोड़ा सा सीने में दम लगा के बोल पा रहा हूँ, इसी कारण। ऐसा नहीं कि मैंने कह रहा कि हाँ यही आएगा, यही, ऐसा नहीं है, आने का चांस है, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 में आ चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, हर एग्जाम में पूछता है, हर एग्जाम में। ऐसा एग्जाम कभी उसने छोड़ा ही नहीं कि इस एग्जाम में मैं नहीं आऊँगा। हर एग्जाम में आ चुका है और हर एग्जाम में आते रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24, हर्नबल उत्सव में निम्नलिखित में से कौन सा मूल जनजाति अपनी संस्कृति और परंपरा का प्रदर्शन करता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए नागा हो जाएगा। और ये किस राज्यों में मनाया जाता है? तो नागालैंड हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हर एग्जाम में पूछा गया है। नागा जनजाति के द्वारा इसे प्रदर्शन किया जाता है और नागालैंड में किया जाता है। तो आप इस दोनों चीज़ को याद रखिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 25 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है कि 1866 में एक अंग्रेज वैज्ञानिक जॉन न्यूलैंड्स ने तत्कालिक ज्ञात तत्वों को डैश के क्रम में व्यवस्थित किया। इसे न्यूलैंड्स के अष्टक के नियम के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3
बढ़ते परमाणु द्रव्यमान। ये सारे साइंस का क्वेश्चन है, जो 10th लेवल का क्वेश्चन आपको पूछता है साइंस का, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इस चीज़ों को देख लीजिएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 बढ़ते परमाणु द्रव्यमान है। अब हम क्वेश्चन नंबर 26 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या है क्वेश्चन नंबर 26? किसी भी टेनिस खेल में यदि दोनों खिलाड़ी एक खेल में 3-3 अंक जीतता है तो उसे डैश कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 ड्यूस हो जाएगा। जब कोई टेनिस खिलाड़ी में दोनों खिलाड़ी ना एक खेल में 3-3 अंक जीतता है तो उस समय उसे ड्यूस कहा जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 को देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 27, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा भाग का संबंध राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 भाग 4 हो जाएगा। मैंने कहा ना, भारतीय संविधान से बहुत सारे सवाल पूछता है, आप ध्यान दीजिएगा। और मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठा लिया है, तो टेंशन भी मत कीजिएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 भाग 4 हो जाएगा। भारतीय संविधान के राज्यों के जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो भाग 4 में लिखा गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 28 की ओर आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 28 को देखेंगे, जो जनगणना का सवाल है। जनगणना से बहुत सारे सवाल पूछता है, तो आप उस टॉपिक को थोड़ा सा देख लीजिएगा, क्योंकि आपको ये 2 नंबर देने का वादा करता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और छोटा सा टॉपिक है, तो आप उसे थोड़ी देर में ही कवर कर लेंगे। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 सिक्किम हो जाएगा। और जब सबसे ज़्यादा आबादी वाला राज्य पूछे तो उसका उत्तर उत्तर प्रदेश हो जाएगा, और जब कम बोला जाए तो उसका उत्तर सिक्किम हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 29 की ओर आगे बढ़ते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 29 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हिंदू हो जाएगा। ठीक है, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हिंदू हो जाएगा। हर एग्जाम में ये सारे सवाल पूछते हैं। थोड़ा थोड़ा टाइम वाला सवाल ही कभी कभार पूछ लेता है, जो आपको लगेगा कि ये भी सवाल हो सकता है, तो हाँ, इसका जवाब है कि ऐसा सवाल हो सकता है। जो आपका कॉमन यानी कॉमन सेंस पर बेस्ड भी सवाल पूछ लिया जाता है। तो इस सारे सवाल को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आप कहेंगे कि तो ये तो एग्ज़ाम वाला तो खुद एग्ज़ाम दे नंबर आपको दे रहा है, तो इसका सही उत्तर है हाँ, आपको ये नंबर दे के जाएगा, सिर्फ कि मैं नंबर बांट रहा हूँ, आप लीजिए। इसलिए ऐसी चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 30 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 30, आगा खान कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हॉकी हो जाएगा। आगा खान कप, इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हॉकी से इसका रिलेशन है। तो ऐसे चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा खेल के, जैसे कौन किस खेल का कप है। ये सारे सवाल आपको 1 नंबर देने का वादा करते हैं, तो आप इस सारे सवाल को एक बार देख लीजिएगा। ठीक है ना। इसलिए और मैं तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को आपको लाता रहूँगा, उसे भी आप देखिएगा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 31 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? बैंकिंग विनियमन अधिनियम कब पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए 1949 में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, एग्जाम में पूछता है, तो आप इसे देखिएगा ध्यान से। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 की ओर जाते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 32 में आ चुके हैं, जो पंचवर्षीय योजना से संबंध है। भारत में 11वीं पंचवर्षीय योजना की समयावधि क्या थी? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 2007 से 2012 हो जाएगा। अगर आपको कितना आज तक पंचवर्षीय योजना चलाई गई आपको पता है तो कमेंट कीजिए, और साथ में अगर आप हो सके तो आप उसका साल भी लिखिए कि कब से कब तक चला था। देखते हैं आप कितने पढ़ाई की थी। नहीं तो मैं तो हूँ आपको नंबर देने के लिए। ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 33 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जब राज्यसभा के सभापति का पद रिक्त हो तो इसके कर्तव्यों का पालन
निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, राज्यसभा के उपाध्यक्ष उसका काम संभालेंगे जब सभापति उस पद में नहीं रहेंगे। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 34 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 34 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 34 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, रॉलेट एक्ट के विरोध जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसी का परिणाम स्वरूप ये सारे चीज़ें हमें देखने को मिली। जलियांवाला बाग हत्याकांड रॉलेट एक्ट के परिणाम स्वरूप हुई जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है ना, आप इसे ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन नंबर 35 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? उस्ताद बिंदा खान का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, सारंगी। उस्ताद बिंदा खान का संबंध ऑप्शन नंबर 2 सारंगी से है। आप वाद्य यंत्र वाला चैप्टर थोड़ा सा देख लीजिएगा, या आप कहे तो मैं इससे रिलेटेड एक टॉपिक ला दूंगा आपके लिए। ठीक है ना, अब हम क्वेश्चन नंबर 36 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 36 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 IIT स्थापित किया गया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही जो अंत होने वाला था उसी समय देश में 5 IIT स्थापित किए गए थे। यानी 5 वर्षीय पहला 5 वर्षीय योजना के तहत ये सारे काम हुआ। ठीक है, आप इसे ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 37 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है? इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित किया गया था? देखिए, कहाँ गया था पूछ रहा है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, काहिरा मिस्र इजिप्ट हो जाएगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4, काहिरा मिस्र हो जाएगा। ठीक है ना, अब ध्यान दीजिएगा कब होने वाला है और कब हो चुका है, ये दोनों डेट आप ध्यान दीजिएगा। हर कोई जो हमारे देश विदेश में जो भी आयोजित होता रहता है, ऐसी चीज़ों को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, अब हम क्वेश्चन नंबर 38 की ओर जाते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 38 में आ चुके हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 38? डैश बुंदेलखंड क्षेत्र की एक जीवंत नृत्य शैली है। इसका प्रदर्शन मृदंग की थाप से शुरू होती है और धीरे धीरे गद्य और कव्वात्मक संवादों के साथ गति पकड़ता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2, स्वाग हो जाएगा। ठीक है ना, यानी स्वाग इसका सही उत्तर हो जाएगा। आप थोड़ा सा नृत्य शैली को देख लीजिएगा क्योंकि ये सारा सवाल पूछता है, नृत्य से सवाल पूछता है। मैं सिर्फ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही उठा रहा हूँ, पर आपको पूरा टॉपिक क्लियर होना चाहिए ना। ठीक है ना, अब हम क्वेश्चन नंबर 39 की ओर आगे बढ़ते हैं, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अब हम क्वेश्चन नंबर 39 में आ चुके हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 39? क्या कह रहा है? लिएंडर पेस का संबंध डैश से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लॉन टेनिस हो जाएगा। ठीक है ना, इसका सही उत्तर 4, लॉन टेनिस हो जाएगा। लिएंडर पेस का संबंध ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर इसका हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 40 में आ चुके हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 40? ओलंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में यदि अंक 10-10 पर बराबर हैं तो एक खिलाड़ी को गेम जीतने के लिए डैश अंक की बढ़त के लिए प्रयास करना होगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, 2 अंक की बढ़त की उसका प्रयास करना चाहिए, तभी वे अपना गेम जीत सकते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 3 आज और कितना अंक? 2 अंक। ऑप्शन नंबर 3 2 अंक। ठीक है ना, आप थोड़ा सा इस ऑप्शन को ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसी तरह ऑप्शन ए का ए, बी का बी ऐसा नहीं रखते। ठीक है ना, उलट पलट कर देते हैं, तो आप इस चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 41 की ओर जाते हैं। हम क्वेश्चन नंबर 41 में आ चुके हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 41? ध्वनि प्रदूषण को किस इकाई में मापा जाता है?
तो आप सबको मेरे ख्याल से इसका सही उत्तर पता होगा। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए डेसिबल होगा, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 42 को देखेंगे। हरित क्रांति निम्नलिखित में से किसके आयत पर भारत की निर्भरता को कम करने में सहायक थी? तो हरित क्रांति हमें अनाज के से दूसरे से डिपेंड करने को मुक्त कराया, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 अनाज हो गया, ठीक है ना। हरित क्रांति का संबंध किससे था? कृषि से, यानी अनाज। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 अनाज हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 43 की ओर आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 43 में आ चुके हैं। क्या है 43? भारत कितने देशों के साथ समुद्री सीमा साझा करता है? तो समुद्री सीमा ये दो देशों के साथ साझा करता है, एक श्रीलंका और एक मालदीव। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 44 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 में आ चुके हैं। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 केरल हो जाएगा, ठीक है ना। चाहे आप वहाँ पर महिला या पुरुष कोई भी देख लीजिए, वहाँ का साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 45 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 45, मशहूर दशहरा भारत के डैश राज्यों में एक भव्य उत्सव है जिसमें शाही जुलूस, सांस्कृतिक कार्यक्रम और सजाए गए हाथियों का प्रदर्शन होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक, ठीक है ना। कर्नाटक में मशहूर दशहरा जो एक पर्व के रूप में बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है ना, एक उत्सव है, एक फेस्टिवल है, ठीक है ना। यानी आप फेस्टिवल वाला टॉपिक भी ध्यान से देखिएगा, क्योंकि वहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कभी कभार पूछ लेता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसे आपके सामने हाजिर कर दिया गया है, तो अब इसे परोसा गया है, आप इसे खा लीजिए। आपको नंबर देने के लिए तैयार है एग्जामिनेशन, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 46 की ओर आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 46 में आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 46, नवंबर 2023 तक भारतीय मूल के डैश यूके के गृह सचिव थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सुएला ब्रेबरमैन। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 सुएला ब्रेबरमैन हो जाएगा, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, तो कभी कभार पूछ लेता है, बार बार नहीं पूछता है, पर मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 47 को देखेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 47 में आ चुके हैं, जो कथन वाला क्वेश्चन है। क्या है? मूल मूल्यह्रास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन 1, अचल संपत्तियों के इसके उपयोगी जीवन के दौरान गिरावट के कारण इसके मूल्य में होने वाला हानि को मूल्यह्रास कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ, कहा जाता है। कथन 2, मूल्यह्रास में अप्रत्याशित या अचानक विनाश को शामिल नहीं किया जाता है। तो इसका उत्तर है हाँ, नहीं किया जाता है। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 ए और बी दोनों हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 को देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 48 में आ चुके हैं। क्या है 48? गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 1931 में गांधी इरविन समझौता हुए थे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 1931। ये एक फैक्ट वाला क्वेश्चन है जो पूछता है, तो आप इसे ध्यान दीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 49 को देखेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 49 में आ चुके हैं। क्या है? संविधान कोई तरह से सरकार की शक्तियाँ को सीमित करता है। सरकार के शासन को सीमित करने का सबसे सामान्य तरीका कुछ डैश को निर्दिष्ट करना है, जो हमें सभी के पास नागरिक के रूप में है, जिसका उल्लंघन करने की अनुमति किसी भी सरकार को नहीं दिया जा सकता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 2 मौलिक अधिकार हो जाएगा, ठीक है ना। मौलिक कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 50 को देखेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 50 में आ चुके हैं। क्या है? कथन दिया हुआ है, गौतम बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म के संस्थापक सिद्धार्थ थे। तो इसका जवाब है हाँ। जिन्हें गौतम के नाम से भी जाना जाता है, तो हाँ का जन्म लगभग
2500 वर्ष पहले हुआ था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाँ। अब क्वेश्चन नंबर एक, कथन 2, गौतम बुद्ध एक छोटे गण से संबंधित थे, हाँ, जिससे शाक्य गण के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही उत्तर है हाँ। यानी इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3, 1 और 2 दोनों कथन हो जाएगा। हमने टोटल 50 क्वेश्चन को देख चुका है, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चाहे आप वनडे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी या रेलवे किसी का भी हो, मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। अब हम मिलते हैं